ये देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है एविडेंस एक्ट 1872 का। एज पर सेक्शन 1 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट केम इनटू फोर्स, है ना। अगर सेक्शन 1 जो देखे एविडेंस एक्ट का क्या बताता है, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट, मतलब एक्ट का नाम क्या होगा, एक्ट कहाँ पे लागू होगा, ठीक। तो सेक्शन 1 क्या बताता है एविडेंस एक्ट का, ये कब लागू हुआ भारत में, तो 1 सितंबर 1872 में भारत में एविडेंस एक्ट लागू हुआ। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर प्रियम्बल ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज। अगर हम क्या बोलते हैं एविडेंस एक्ट का प्रियम्बल देखें तो वो एविडेंस एक्ट का प्रियम्बल क्या कहता है, उसका आंसर देखिए क्या है, टू कंसोलिडेट डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस। कंसोलिडेट का मतलब इकट्ठा कर देना, है ना। डिफाइन का मतलब परिभाषित करना, और अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस, ठीक। जो लॉ ऑफ एविडेंस को जो अमेंड करके नया कुछ जोड़ा गया या फिर कुछ बताया गया तो उसको वो बताता है। ये इसका प्रियम्बल में इंडियन एविडेंस का दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी सेक्शन एंड चैप्टर आर दियर इन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। जो एविडेंस एक्ट है ना, इसमें कितने चैप्टर्स हैं और कितने सेक्शन हैं, तो टोटल सेक्शन 167 और 11 चैप्टर है किसमें, एविडेंस एक्ट 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अप्लाइज टू। अगर हम बात करें कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहाँ अप्लाई होता है, तो पहले क्या होता था ना कि जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं होता था, लेकिन आप क्या कहेंगे हमको, दी होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पूरे भारत में लागू होगा और स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी इंडियन एविडेंस एक्ट लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर सेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द प्रोसीडिंग इज द स्पेशली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अगर सेक्शन 1 अगर देखें इंडियन एविडेंस एक्ट का तो क्या बताता है कि ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट है अप्लाई होगा, लेकिन कहाँ किसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, कहाँ पे एप्लीकेबल ये नहीं है अंडर सेक्शन 1, तो प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर, प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर के मामला में ये क्या होगा, इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू, ठीक है। पहले क्वेश्चन क्या था, एक्सक्लूड कर दिया था। अब क्वेश्चन क्या है 6 नंबर, इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू, कहाँ कहाँ इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता, प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर और एफिडेविट। क्लियर है। प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर और एफिडेविट में इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है। क्लियर है। तो अप्लाई कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इंडियन एविडेंस एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। तो ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग और बिफोर एनी कोर्ट, ठीक है, सारे जुडिशियल प्रोसीडिंग में और एनी कोर्ट के बिफोर में इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। क्लियर, किसमें, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल, अदर देन कोर्ट मार्शल कन्वे अंडर आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, है ना, इंडियन नेवी एक्ट एक्सेट्रा, ठीक है, इसमें कहा गया। और ये कहाँ अप्लाई नहीं होगा, प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर और एफिडेविट, यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन सारे जुडिशियल प्रोसीडिंग में एप्लीकेबल ये होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडियन एविडेंस एक्ट वाज ड्राफ्टेड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियन एविडेंस एक्ट को किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया, प्रिपेयर किया गया, तैयार किया गया, तो सर जेम्स एफ स्टीफन के द्वारा इंडियन एविडेंस एक्ट तैयार किया गया है। ये जो सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं इंपॉर्टेंट, मैं तो सेक्शन वाइज बनाया ही हूँ, लेकिन आप इसको देखें ना तो जैसे प्रीवियस कोई जुडिशरी एग्ज़ाम में या नेट के एग्ज़ाम में फिर किसी एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसा नहीं कि मैं एज इट इज़ लेकर के आपको बना दिया हूँ, ये सारे रेलिवेंट क्वेश्चन हैं, प्रीवियस एग्ज़ाम वगैरह में पूछे गए हैं, चाहे आपको एआईबी के एग्ज़ाम हो या फिर जुडिशरी के एग्ज़ाम हो, अलग अलग स्टेट के ये पूछा गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द इंडियन एविडेंस एक्ट द एक्सप्रेशन कोर्ट मीन्स, अगर हम इंडियन एविडेंस के एक्ट की बात करें तो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लाउज है। जनरली अगर आप किसी एक्ट दूसरे एक्ट में देखेंगे ना तो सेक्शन 2 उसका क्या होता है, डेफिनेशन क्लाउज वगैरह बताता है, लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट में आपको सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लाउज है। तो सेक्शन 2 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसको कब क्या किया, रिपील्ड किया गया, तो याद रखिएगा उसको 1938 में रिपील्ड किया गया सेक्शन 2 को इंडियन एविडेंस एक्ट का। ठीक है, अब आते हैं मुद्दा पे। इसमें क्या कहता है कि कोर्ट टर्म आया है इंटरप्रिटेशन क्लाउज में, तो कोर्ट का मतलब क्या होगा, तो कोर्ट का मतलब क्या है, आंसर देखिए, ऑल जजेस, है ना, जितने भी जजेस होंगे, ऑल मजिस्ट्रेट, ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर, सारे जजेस,
सारे मजिस्ट्रेट, लेकिन किसको छोड़ के, आर्बिट्रेटर को। और क्या है, लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस, उसको हम लोग क्या मानेंगे, कोर्ट मानेंगे, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर को छोड़ के। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म कोर्ट एज डिफाइंड इन द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डज नॉट इंक्लूड। अगर हम कोर्ट देखें टर्म ना इंडियन एविडेंस एक्ट में जो इंटरप्रिटेशन क्लाउज 3 में है, तो वहाँ पे कोई किसको इंक्लूड नहीं कर रहा है, आर्बिट्रेटर को। किसको इंक्लूड नहीं कर रहा है, आर्बिट्रेटर को। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फैक्ट कैन बी। फैक्ट कैन बी, फैक्ट कैसा होता है, फैक्ट का मतलब क्या होता है, तथ्य। क्या होता है, तथ्य। तो फैक्ट कैसा हो सकता है, फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। दो तरीके का होता है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्ट होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन दी लॉ ऑफ एविडेंस फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स। अगर लॉ ऑफ एविडेंस में फैक्ट को माने और उसमें क्या क्या इंक्लूजन है फैक्ट में, तो क्या है, स्टेट ऑफ थिंग, एनीथिंग, है ना, या एनी मेंटल कंडीशन ऑफ ए पर्सन। ठीक है, ये सबको क्या मानेंगे हम, फैक्ट मानेंगे। जैसे कोई थिंग है, कोई वस्तु है, कोई स्टेट ऑफ थिंग है, कोई सामान रखा हुआ है ना, किसी टेबल पे कोई सामान रखा है, उस अवस्था में उसको भी हम फैक्ट मानेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एविडेंस एक्ट इज नंबर। अगर एविडेंस एक्ट का एक्ट नंबर कितना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं तो स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, एविडेंस एक्ट क्या है, एक्ट नंबर 1 है 8072। कितना नंबर है, एक्ट नंबर 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरि सेड, है ना, हरि बोला, मोहन सॉ, मोहन देखा, राम टोल्ड लाई, राम झूठ बोल रहा है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, फैक्ट है। क्या है ये, फैक्ट है, एक तथ्य है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट अरेंज इन ए सर्टेन ऑर्डर इन ए सर्टेन प्लेस, है ना, कुछ ऑब्जेक्ट्स है, कोई सामान है, कोई वस्तु है, किसी जगह पे एकदम क्या है, अरेंजमेंट के तरीके से रखा गया है, तो उसको क्या मानेंगे हम, इज ए फैक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेदर वेपन इज ए डेडली वेपन इज ए क्वेश्चन ऑफ, है ना, कोई खंजर है जो क्या है, डेडली वेपन है, उसको क्या मानेंगे हम, उसको भी फैक्ट मानेंगे। हो सकता है कि उस वेपन से ही किसी व्यक्ति का मर्डर किया गया हो, तो उसको भी फैक्ट हम मानेंगे, तथ्य मानेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेपुटेशन ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति का रेपुटेशन क्या है, तो रेपुटेशन भी एक क्या है, फैक्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए मेटल प्लेट और स्टोन, है ना, किसी मेटल प्लेट पे या किसी पत्थर पे ना कुछ लिखा हुआ है, तो उसको भी इंडियन एविडेंस एक्ट में डॉक्यूमेंट माना गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वी आर इंक्लूडेड इन सेक्शन 3 ऑफ एविडेंस एक्ट। जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 3 में इंक्लूड किया गया, ये कब से इफेक्टिव है, तो ये 17 अक्टूबर 2000 से इफेक्टिव है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट आर। अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर रहा है, लेके आ रहा है कि जज साहब इसको देखिए, इसको एविडेंस को देखिए कि ऐसा हुआ था, जैसे सीसीटीवी कैमरा का फुटेज क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, तो उसको एविडेंस एक्ट में क्या माना गया है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में उसको इंक्लूड किया गया है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस माना गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज ऑरल एविडेंस। ऑरल एविडेंस क्या है, ऑरल एविडेंस क्या है, कोई व्यक्ति अपना क्या कर रहा है, स्टेटमेंट बिफोर द कोर्ट, कोई व्यक्ति अपना स्टेटमेंट, अपने बात को बता रहा है कोर्ट के सामने, उसको कहेंगे ऑरल एविडेंस। ऑरल एविडेंस क्या होता है, मौखिक होता है, बाय द माउथ कोई व्यक्ति कोर्ट के सामने अपनी बात को रख रहा है, अपने स्टेटमेंट को रख रहा है, उसको क्या कहेंगे, ऑरल एविडेंस कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एविडेंस अनहर्ड बाय दी स्निफर डॉग फॉल्स अंडर। स्निफर डॉग के द्वारा कोई एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है, तो उसको कौन सा एविडेंस मानेंगे, उसको साइंटिफिक एविडेंस मानेंगे, एविडेंस एक्ट 1872 के अंतर्गत। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट द एविडेंस गिवन बाय डॉग स्क्वाड इज।
इंडियन एविडेंस के अंतर्गत कोई डॉग स्क्वाड होता है ना, जो कहीं पे कोई बम ब्लास्ट या कोई विषय वस्तु रखा हुआ है तो वहाँ पे जाते हुए एक व्यक्ति होता है जो स्निफर डॉग जो होता है, कुत्ता को लेके जाते हैं, वो सूंघ करके बताता है ना, कि वाकई में यहाँ पे कुछ है या कोई क्राइम हुआ है, तो उससे पता चलता है ना, तो उसको क्या है इंडियन एविडेंस में एडमिसिबल किया गया है, स्वीकार किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड। किसी फैक्ट को प्रूव्ड कब माना जाएगा? तो आंसर क्या है? इफ इट इज एग्जिस्टेंस इज सो प्रोबेबल डैट ए प्रूडेंट मैन वुड एक्सेप्ट इट इज एग्जिस्टिंग, है ना, उसको माना जाएगा कि वो अस्तित्व में है। कोई विवेकशील आदमी, कोई बुद्धिमान व्यक्ति अगर कह रहा है, देखने से कह रहा है कि हाँ ये अस्तित्व में है, ये वाकई में सही है, तो उसको क्या मानेंगे? फैक्ट मानेंगे, और वो फैक्ट क्या होगा? कोर्ट में प्रूव्ड माना जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विथ। अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का धारा 4 को देखते हैं तो वो क्या कहता है? उसमें तीन टर्म आता है, मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। ये सेक्शन 4 में आता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when one fact is declared by the Indian Evidence Act to be conclusive proof of another, the court on proof of the on fact, है ना, किसी क्या बोलते हैं इंडियन एविडेंस के एक्ट के द्वारा किसी फैक्ट को कंक्लूसिव प्रूफ बता दिया गया है, तो उस फैक्ट को क्या मानेंगे इंडियन एविडेंस में? तो आंसर क्या है? शैल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पस ऑफ डिसप्रूविंग इट, है ना, अलाउ नहीं किया जाएगा कि ये जो फैक्ट है इसको आप डिसप्रूव कीजिए, अब एविडेंस लेके आइए। उसको कंक्लूसिव प्रूफ को कंक्लूसिव माना जाएगा कोर्ट में, क्योंकि वो ऑलरेडी एविडेंस में बताया दिया गया कि ये कंक्लूसिव प्रूफ है, इसका खंडन नहीं किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ए कोर्ट हैज़ नो डिस्क्रिशन रिगार्डिंग प्रूफ ऑफ ए फैक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ, है ना, कोर्ट के पास डिस्क्रिशन पावर नहीं है। कोई प्रूफ अगर आ गया तो कौन सा प्रूफ? कंक्लूसिव प्रूफ है। कोर्ट में अगर दिख रहा है, कोर्ट में कि जज को दिख रहा है कि ये कंक्लूसिव प्रूफ है, तो उसको क्या करेगा? उसको क्या बोलते हैं, उसका डिस्क्रिशन पावर नहीं है कि उसको फैक्ट को कंक्लूसिव प्रूफ को वो एविडेंस नहीं माने। तो कंक्लूसिव प्रूफ क्या ऑलरेडी एविडेंस में बता रखा है कि ये कंक्लूसिव प्रूफ है, तो कोर्ट उसको क्या करेगी? कंक्लूसिव प्रूफ मानेंगे। उसके पास कोई पावर नहीं है। क्लियर है, कोर्ट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, whenever it is directed by the Indian Evidence Act, the court shall presume a fact, it shall regard such fact as, है ना, कब क्या कहता है? whenever, जब कभी इट इज डायरेक्टेड बाय द इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट में डायरेक्शन दिया गया, या बताया गया है दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, तो किसी फैक्ट को कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगी, उसको मानना ही पड़ेगा। इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट, उसको क्या है कि वो क्या है? फैक्ट है। तो जब तक कि क्या है? आंसर क्या है? प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड, तब तक उस फैक्ट को क्या बोलते हैं कि फैक्ट मानेगा, शैल प्रिज्यूम करेगा कोर्ट, जब तक कि उसको डिसप्रूव नहीं किया जाए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डील्स विथ कंक्लूसिव प्रूफ। ये कंक्लूसिव प्रूफ की बात आती है ना, तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट में किस सेक्शन में दिया गया है? तो आंसर क्या है? सेक्शन 41, सेक्शन 112 एंड 113। इस सेक्शन में जाके देखेंगे ना तो आपको कंक्लूसिव प्रूफ दिया गया है। तो आगे जब ये सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि कंक्लूसिव प्रूफ क्या क्या है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ एविडेंस अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये लॉ ऑफ एविडेंस क्या है? ये क्या है? प्रोसीड्यूरल लॉ है। क्या है? प्रोसीड्यूरल लॉ है। क्लियर है। एक होता है सब्सटेंटिव लॉ, एक होता है प्रोसीड्यूरल लॉ। तो सब्सटेंटिव लॉ में क्या होता है ना, हमारा राइट्स वगैरह पता चलता है कि जैसे कोई व्यक्ति चोरी किया है ना, कि इसको चोरी मानेंगे, कोई व्यक्ति मर्डर किया तो इसको मर्डर मानेंगे। तो आईपीसी क्या है? सब्सटेंटिव लॉ है। लेकिन ये एविडेंस एक्ट क्या है? प्रोसीड्यूरल लॉ है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 प्रोवाइड्स दैट एविडेंस में भी गिवन फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट। किस सेक्शन के अंतर्गत यह बताया गया है कि एविडेंस में भी गिवन फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, किसी फैक्ट इन इशू को एविडेंस में दिया जा सकता है या रेलेवेंट फैक्ट को दिया जा सकता है? तो सेक्शन 5 जब इंडियन एविडेंस एक्ट का देखेंगे वहाँ पे ये प्रोविजन दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट एविडेंस में भी गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ। तो एविडेंस एक्ट के अंदर कहा गया एविडेंस में भी गिवन, एविडेंस दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है? फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। ठीक है, कोई फैक्ट इन इशू है उसको एविडेंस में दिया जा सकता है, या फिर कोई रेलेवेंट फैक्ट होगा उसको एविडेंस में दिया जा सकता है। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टी हैज बीन डिल्ट विथ? किस सेक्शन के अंतर्गत जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टी है ना वो दिया गया है? तो सेक्शन 6 देखेंगे ना तो वहाँ पे ये प्रोविजन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विथ, सेक्शन 6 क्या डील करता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का? तो क्या है? रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। क्या बताता है? रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन डील करता है सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेस जस्टी लिटरली मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? सेम ट्रांजैक्शन, मतलब सेम ट्रांजैक्शन, कोई कार्य कोई अपराध हुआ या कुछ हुआ सेम ट्रांजैक्शन में हुआ है तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? रेस जस्टी मानेंगे अंडर 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन आर नोन एज, फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन आर नोन एज किस नाम से जाना जाता है? रेस जस्टी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस जस्टी इज एन एक्सेप्शन टू दी, ये किसका एक्सेप्शन है? तो हेयर से एविडेंस आपने सुना होगा ना, उसका ये रेस जस्टी क्या है? एक्सेप्शन है, अपवाद है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 7 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इंक्लूड, जब सेक्शन 7 देखेंगे ना इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसमें क्या क्या इंक्लूजन है, क्या क्या इंक्लूड किया गया? ओकेशन है ना, काउज और इफेक्ट, ये 3 टर्म आपको सेक्शन 7 में मिलेगा। ओकेशन मतलब कोई मौका, काउज मतलब कोई कारण, इफेक्ट मतलब कोई प्रभाव। ये सेक्शन 7 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन 8 ऑफ एविडेंस एक्ट डील्स विथ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का धारा 8 क्या बताता है वो देखेंगे तो वहाँ है मोटिव है, प्रिपरेशन है, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट है। कितना टर्म है? मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। मोटिव किसी व्यक्ति का सोच, मोटिव कैसा भी हो सकता है, गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। प्रिपरेशन का मतलब तैयारी करना, प्रीवियस का मतलब कोई पहला, सब्सिक्वेंट का मतलब बाद, कंडक्ट का मतलब क्या होता है? उसका विचार, उसका व्यवहार। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडक्ट टू बी रेलिवेंट अंडर सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, ये कंडक्ट की बात करें तो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 8 में क्या है? मे बी एदर प्रीवियस और सब्सिक्वेंट दोनों हो सकता है, कोई पहला भी कंडक्ट या बाद वाला भी कंडक्ट, उसको हम इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड इज एडमिसिबल अंडर, ये जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड जो क्या होता है इंडियन एविडेंस एक्ट में एडमिसिबल है सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इसका मतलब क्या होता है? टेस्ट आइडेंटिफिकेशन का मतलब, जैसे पुलिस किसी व्यक्ति को थाना में बुलाया, बहुत सारा मोबाइल चोरी हुआ था, उसको बोला ये देखो ये तुम्हारा मोबाइल को पहचानो, तो वहाँ पे क्या कर रहा है? पुलिस टेस्ट कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, पहचान रहा है कि ये इसका मोबाइल है या नहीं है। या फिर किसी व्यक्ति को थाना में बुला लिया, पूछा गया कि देखो तो इस व्यक्ति को, क्या इस व्यक्ति ने अपराध किया था? ठीक है, तो ये पर्सन का भी होता है, प्रॉपर्टी का भी होता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन। क्लियर है? जो सेक्शन 9 में एडमिसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए सस्पेक्ट बाय फोटो इज, किसी व्यक्ति का फोटो दिखा के भी क्या आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है? तो ये क्या है? एडमिसिबल है अंडर एविडेंस एक्ट सेक्शन 9 में। किसी व्यक्ति, जैसे थाना में बुला ले किसी व्यक्ति को, देखो इस व्यक्ति का फोटो, क्या इस व्यक्ति ने चोरी किया था? तो उसका क्या हो रहा है? आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, पहचान हो रहा है, वो एडमिसिबल है अंडर 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड इज, ये क्या है? टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड क्या है? कोरोबोरेटिव एविडेंस है। कोरोबोरेटिव का मतलब तालमेल होना, उससे सुसंगत होना। जैसे किसी व्यक्ति को बुला करके बोले कि देखो तो कल जो चोरी हुई थी यहाँ पर, क्या यही व्यक्ति है? तो उस व्यक्ति ने कहा हाँ सर यही व्यक्ति है, इसको मैंने चोरी करते हुए देखा था। तो ये क्या हुआ? एविडेंस से क्या हुआ? कोरोबोरेट हो गया, इसका कोरोबोरेशन होगा, उससे मिल गया, तो उसी को क्या कहते हैं? कोरोबोरेटिव एविडेंस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 10 ऑफ एविडेंस एक्ट डील्स विथ, जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम का धारा 10 देखते हैं तो उसमें क्या कहता है? थिंग्स सेड टू बी डन बाय कॉन्स्पिरेटर टू कॉमन डिजाइन। कॉन्स्पिरेटर का मतलब क्या होता है? साजिश रचने वाला व्यक्ति, और उसका क्या है? डिजाइन क्या है? कॉमन है। दो या दो से अधिक व्यक्ति का दोनों का क्या है? सोच विचार क्या है? जो साजिश रच रहा है वो क्या है? कॉमन है। तो सेक्शन 10 में ये बताया गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन फैक्ट नो अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट अंडर सेक्शन, कोई फैक्ट है, कोई तथ्य है जो रेलिवेंट तो नहीं है लेकिन बाद में क्या होता है? वो रेलिवेंट होता है, तो किस सेक्शन के अंतर्गत बताया गया? सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड द प्रोविजन रिगार्डिंग प्ली ऑफ एलिवाई। प्ली ऑफ एलिवाई का मतलब होता है कि एल्सवेयर, कि जब कोई अपराध हुआ ना तो मैं यहाँ पे नहीं था। जैसे कोई मुंबई में अपराध हुआ, कोई व्यक्ति कह रहा है, वो डिफेंस ले रहा है प्ली ऑफ एलिवाई का सेक्शन 11 का, कि जब ये अपराध हुआ ना तो मैं यहाँ पे था ही नहीं, तो वह उसका मतलब क्या हुआ, प्ली ऑफ एलिवाई मतलब क्या बोलते हैं कि कहीं और जगह था, सम एल्सवेयर मतलब कहीं और जगह में मैं था जब यह अपराध हुआ। तो सेक्शन 11 में इसका प्रोविजन है प्ली ऑफ एलिवाई का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्ली ऑफ एलिवाई इज एस्टेब्लिश बाय, किसके द्वारा ये प्ली ऑफ एलिवाई एस्टेब्लिश किया जाएगा, तो एक्यूज के द्वारा। जिस व्यक्ति पे आप ये बातें हुए लगा है अपराध कि इस व्यक्ति ने अपराध किया, तो वो व्यक्ति इसको साबित करेगा कि मैं कहीं और था जब अपराध हुआ तब। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट लेज डाउन द रूल्स रिगार्डिंग रेलिवेंट फैक्ट व्हेन द राइट ऑफ कस्टम इन ए क्वेश्चन। जब राइट ऑफ कस्टम इन ए क्वेश्चन आता है तो उसको रेलिवेंट फैक्ट माना जाता है। किस सेक्शन के अंदर का एविडेंस एक्ट का, तो सेक्शन 13 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 14 ऑफ एविडेंस एक्ट डील्स विथ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का धारा 14 क्या बताता है, फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी और बॉडीली फीलिंग। कोई फैक्ट को बता रहा है, फैक्ट शोइंग, कोई फैक्ट दिख रहा है जिसका एग्जिस्टेंस बता रहा है कि वो अस्तित्व में है, क्या, स्टेट ऑफ माइंड और बॉडीली फीलिंग। कोई स्टेट ऑफ माइंड किसी क्या या फिर कोई बॉडी या बॉडी फीलिंग, जैसे इल विल, न्यूसेंस, है ना, ये सब इसमें आ जाएगा।